गुड मॉर्निंग बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज़ केमिस्ट्री क्लास। हम कर रहे थे चैप्टर सॉल्यूशंस और आज ये उस चैप्टर का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, लॉ कह लो आप, उसको कवर करने वाले हैं जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसकी? सॉल्युबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ों की और हम यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस, कौन से लिक्विड सॉल्यूशंस? सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये दो तरह के हम सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं, सॉलिड्स इन लिक्विड्स पढ़ने वाले हैं और गैस इन लिक्विड पढ़ने वाले हैं। ये दोनों इसलिए कवर किए जा रहे हैं बुक के अंदर क्योंकि दीज आर द मोस्ट बेसिक फॉर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस दैट यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ। ज़्यादातर चीज़ें आप देखोगे, पानी या कोई भी आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर आप कोई ना कोई चीज़ ऐड करते हो, कोई सॉल्यूट ऐड करते हो। वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम लिक्विड इन लिक्विड कवर करने वाले हैं। तो दिस चैप्टर इज मोर अबाउट लिक्विड सोल्यूशन, मतलब लिक्विड एज अ सॉल्वेंट वाले सोल्यूशंस। तो जिसमें फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड्स, सेकंड कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं गैस इन लिक्विड्स, ठीक है। तो आज की क्लास का जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा वो यही होगा, ठीक। आप सभी जानते होंगे कि हम जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व करते हैं, जैसे मैं वाटर के अंदर शुगर डिज़ोल्व कर रही हूँ, तो डिज़ोल्व करते करते जैसे एक ग्लास पानी है उसके अंदर 1 स्पून शुगर डिज़ोल्व हुई, 2 स्पून शुगर डिज़ोल्व हुई। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम बहुत ज़्यादा शुगर हम और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को जिसके अंदर हम कुछ भी डिज़ोल्व नहीं कर पाते और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाते, उसे क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपने क्लास 9th में पढ़ा है इस टर्म को ऑलरेडी। सैचुरेटेड सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन विच no more solute can be added at a definite temperature is known as saturated solution, ठीक है। यहाँ पे हम बार बार डिज़ोल्व करना बोल रहे हैं। डिज़ोल्व करना मतलब किसी भी सॉल्यूट का किसी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होने के प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डिसोल्यूशन। तो व्हाट इज़ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एनी सॉल्यूट इनटू अ सॉल्वेंट, अ लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। डिसोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इनटू द लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो जिसके अंदर हम और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो जितना मैक्सिमम हम डिज़ोल्व कर पाए हैं सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर, वही उसकी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है। तो जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी में, वो है क्या? इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इज दिस क्लियर? मैक्सिमम आप कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो किसी भी, मतलब जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट हमने डाला वही उसकी सॉल्युबिलिटी थी। सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक। तो अब हम देखने वाले हैं कि जब हम किसी भी सॉलिड को, सॉलिड इन लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, जब हम किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो होंगे उसको इफ़ेक्ट करेंगे। सॉलिड इन लिक्विड कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे? आप जानते होंगे, जैसे मैं बोलूँ कि हम शुगर को डाल रहे हैं वाटर में, सॉल्ट को डाल रहे हैं वाटर में, तो शुगर और सॉल्ट में से वाटर में जल्दी कौन सा डिजॉल्व होता है? आपने देखा होगा, सॉल्ट जल्दी घुल जाता है। सॉल्ट को पानी में डालो, एक बार उसको स्टर करो, वो डिजॉल्व हो जाता है। वेयर एज इफ़ यू आर ट्राइंग टू डिजॉल्व शुगर, तो आपको उसको 2-3 मिनट जो है उसको अच्छे से स्टर करना पड़ेगा, उसके बाद वो डिजॉल्व होता है।
राइट तो हर कोई सॉलिड हर किसी लिक्विड में सेम एबिलिटी से डिज़ोल्व होगा ऐसा नहीं होता। तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो इफ़ेक्ट करते होंगे कि कौन से सॉलिड लिक्विड्स में डिज़ोल्व होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर हम बोलेंगे वो होगा आपका नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसा आपने सल्यूट लिया है और कैसा आपने सॉल्वेंट लिया है। नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कौन सा सल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट लिया गया है। अब ये पूरा डिपेंड करता है उनकी एबिलिटी ऑफ इंट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो उनके बीच में डेवलप होती हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपस में किस तरह से इंट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि जो मेरा NaCl है, यानी कि जो आपका कॉमन सॉल्ट है, सॉल्ट जो है एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं नेचर में, तो वो किस में डिज़ोल्व हो जाएगा, जो आपके सॉल्वेंट ऐसा लिया हो जो आयनिक हो। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा लाइक डिज़ोल्व्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट। लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी वो सॉल्वेंट जो पोलर हैं वो उन्हीं सॉलिड्स को डिज़ोल्व करना चाहेंगे जिनमें पोलर या जिनमें आयनिक कैरेक्टर हो, चार्ज सेपरेशन हो, उनको डिज़ोल्व करेगा। वेराज शुगर जो होती है हमारी, ग्लूकोज या शुगर, ये सब कैसे होते हैं नेचर में, ये कोवलेंट होते हैं। तो इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक सॉलिड्स जैसी इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज नहीं होती, इनमें वीक कोवलेंट फोर्सेज, वंडर वॉल फोर्सेज होती हैं, जिस वजह से इनका जो वाटर में डिसोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास कोई एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे कि नैफ्थलीन बॉल्स हैं, ठीक है, एंथ्रासीन है, तो उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो नहीं होगा। जबकि अगर आप उसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहोगे, जैसे बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहोगे, ठीक है, तो वो उसमें रेडली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मैं सॉल्ट को बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूँगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CCl4 होता है, ये कंप्लीटली नॉन पोलर होता है नेचर में, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, लिक्विड होता है पर नॉन पोलर होता है। तो इसके अंदर अगर हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे तो वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। इज दिस क्लियर? तो सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करेगा, सॉलिड इन लिक्विड का जो सोल्यूशन बनेगा उसमें सोल्यूबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, यानी कितना ज़्यादा आप सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व कर पाओगे। जहाँ पे सॉलिड सल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, वो डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, उनके नेचर पे मतलब पोलर वालों को डिसॉल्व करेंगे और नॉन पोलर वालों को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर, आप जानते होगे, आप मुझे एग्जाम बोलोगे भी, शायद आपके दिमाग में आ भी रहा होगा, टेम्परेचर। जैसे एक शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व हो गई, पर जितना ज़्यादा उसको हीट करते हैं उतनी ज़्यादा शुगर हम उसके अंदर डिसॉल्व कर पाते हैं। यानी टेम्परेचर के चेंज करने से, कम ज़्यादा करने से सॉल्युबिलिटी जो है हम वेरी कर पाते हैं, राइट। तो सेकंड पॉइंट जो है वो टेम्परेचर होने वाला है। पर टेम्परेचर क्या है, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आप शुगर डिसॉल्व कर पाओगे। पर ऐसा भी होता है कई बार, आप लैब में जाते हो, आपको याद होगा जब हम NaOH को डिसॉल्व करते हैं पानी में, कि टाइट्रेशंस करते टाइम आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया था, खास करके राहुल को याद होगा, शायद राहुल ही बनाता था ना, बार बार सोल्यूशन बना कर देता था। तो NaOH को जब हम डिसॉल्व करते थे वाटर के अंदर, तो आपको याद है वो गर्म हो जाता था, जो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता था वो एकदम गर्म हो जाता था, बिकॉज डिसॉल्विंग ऑफ NaOH इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, ये एंटायरली डिपेंड करने वाला है कि उस सॉलिड का उस लिक्विड में डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक है नेचर में या फिर वो एंडोथर्मिक है। आर यू फॉलोइंग? तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि जब मैं सॉल्ट डिसॉल्व कर रही हूँ, शुगर डिसॉल्व कर रही हूँ, तो इन सब का जो डिसोल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट का, शुगर का, इन सब का डिसोल्यूशन कैसा होता है नेचर में, एंडोथर्मिक होता है, मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर एंडोथर्मिक है तो लीच-एटलियस प्रिंसिपल पे जाओ, लीच-एटलियस प्रिंसिपल पे जाओ। एंडोथर्मिक होने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतना ज़्यादा आप उसको डिसॉल्व कर पाओगे। एंडोथर्मिक, मोर टेम्परेचर अप्लाई करोगे मोर डिसोल्यूशन कर पाओगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
ठीक है, यहाँ पर अगर प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। पर अगर प्रोसेस कैसा है, मतलब एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, यानी वो रिएक्शन होने पर हीट रिलीज कर रहा है, तो पहले ही हीट रिलीज कर रहा है जब वो हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है उसके अंदर, तो हीट रिलीज कर रहा है, हम और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि फॉरवर्ड नहीं जाना, किस तरफ आना है, बैकवर्ड, उस तरफ जाना है जहाँ पर हीट जो हमने चेंज की है उसको नलीफाई कर पाए, कट कर पाए। तो एक्सोथर्मिक है, सामने की तरफ अगर इंक्रीज हो रहा है तो बैक साइड आकर सामने की तरफ और ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, तो उस रिएक्शन को कहाँ आना पड़ेगा, बैकवर्ड आना पड़ेगा डिक्रीज करने के लिए। समझ आई आपको बात? तो अगर एक्सोथर्मिक है और हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आर यू फॉलोइंग? तो ये एंटायरली डिपेंड करेगा कि जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या फिर वो एंडोथर्मिक है। जैसे शुगर सॉल्ट के केस में वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट वहीं जैसे मैंने बोला NaOH बोला, या हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सारे जो हैं एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक हैं तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे भी सब्सटेंसेस है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड का हाइड्रेट होता है 2H2O। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, मतलब वेरिएशन शो करता है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी होता है। ऐसे सब्सटेंसेस वाटर के साथ रिएक्ट करते रहते हैं, रिएक्शन करने की वजह से वो अलग अलग टाइप की सॉल्युबिलिटीज जो है हमको शो करते हैं। आर यू फॉलोइंग? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको वी कैन नॉट डिटरमाइन इट आवर ओन, वी नीड टू नो द कंडीशंस एक्सपेरिमेंटली। कौन सा सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के साथ इंक्रीज डिक्रीज शो करेगा, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, वी कैन नॉट नो इट ऑन आवर ओन। इज दिस क्लियर? देन नेक्स्ट जो है आपका थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। थर्ड, प्रेशर की अगर हम बात करते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है, तो प्रेशर का एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता। हम यहाँ पर सॉलिड की लिक्विड में बात कर रहे हैं, तो चाहे तुम कितना ही प्रेशर लगा लो, सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों ही कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स के बीच में तो गैप ही नहीं होता बिल्कुल भी, तो आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप होता भी है, बट फिर भी इनकी कंप्रेसिबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल होती है। तो प्रेशर अप्लाई करने पर सॉलिड्स की लिक्विड्स में डिसोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। तो प्रेशर का नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। इज दिस क्लियर? तो बहुत ईजी सी हमने बात करी, हमने बोला सॉल्युबिलिटी, हमने कहा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो सॉल्युबिलिटी होती है इट इज़ द अमाउंट ऑफ substance that can be dissolved in a given amount of solvent. ठीक है, it is the maximum amount of substance solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a definite temperature. ठीक, अब उसके बाद हम बोल रहे हैं कि सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर हमने बोला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर हमने बोला टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर हमने बोला प्रेशर। ठीक, तो ये सॉलिड इन लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी यहाँ पर ख़त्म होती है। हम बढ़ते हैं आगे, सॉलिड इन लिक्विड के बाद हम बढ़ेंगे गैस इन लिक्विड्स पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो उसके लिए भी यही तीनों फैक्टर्स हमको कंसिडर करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट वही है, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, यानी आपने कैसी गैस ली है, कैसा सल्यूट लिया है, सल्यूट गैस है, और दूसरा कैसा हमने सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, कैसी हमने गैस ली है और कैसा हमने सॉल्वेंट लिया है। ठीक, तो यहाँ पर भी ये टोटल इस बात पर डिपेंड करता है कि जो गैस और लिक्विड है, यानी कि जो सल्यूट और सॉल्वेंट हैं, उनका आपस में किस तरह का इंट्रैक्शन है। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो लिक्विड्स में, सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करने के बाद उनके साथ रिएक्ट कर जाती हैं। अब वो उनके साथ रिएक्ट करती हैं तो फिजिकल प्रोसेस, डिसॉल्व होना फिजिकल प्रोसेस है, रिएक्ट करना केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब
ज़्यादा रेडिली केमिकल चेंज होना चाहेगा एज़ कम्पेयर टू फिजिकल। केमिकल चेंज से ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो गैस और लिक्विड में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उनकी सॉल्युबिलिटी उस केस में ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करती हूँ, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन इन वाटर। तो ऑक्सीजन इन वाटर, ये बस वाटर में जब ऑक्सीजन जाएगा तो बस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप्स है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, वहाँ डिजॉल्व हो जाएगा। तो इनके बीच में कोई एज सच इंट्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल डिजोल्यूशन होगा। बट अगर इफ़ आई टॉक अबाउट HCl इन H2O, कौन सी गैस? HCl गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक गैस। ये वाटर में जाते ही डिसोसिएट हो जाता है, यानी वाटर इसको क्या कर रहा है? डिसोसिएट कर रहा है। तो समहाउ इसके अंदर क्या हुआ? कुछ केमिकल चेंज आया, आयोन्स, हाइड्रोजन आयन इसने रिलीज किया, इसका pH एक्टिवेट कर दिया। HCl एसिडिक था ही नहीं, वाटर में जाकर ये एसिडिक हो गया। तो इस केस में क्या हुआ? ये इसकी प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो गई। तो यहाँ पर HCl का डिसोल्यूशन वाटर में जो है ज़्यादा होता है। अगर मैं बोलती हूँ अमोनिया गैस है, अमोनिया जैसे ही हम वाटर के अंदर डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बेस बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी अमोनिया का भी वाटर के साथ क्या है? रिएक्शन हो गया। इंट्रैक्शन के इन दोनों में इंट्रैक्शन कैसे? केमिकल चेंज के थ्रू हुआ। तो इसका डिसोल्यूशन वाटर के अंदर ज़्यादा होगा। आर यू फॉलोइंग? तो नेचर ऑफ द गैस में हम क्या बात बोलेंगे? दोज गैसेज विच आर एबल टू फॉर्म एनी रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, दे विल बी मोर सोल्यूबल एज कम्पेयर टू दोज गैसेज विच आर नॉट, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। देन हम बात करते हैं इसके अंदर सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो है टेम्परेचर। जब हमने सॉलिड्स के लिए बोला था तो हमने ये कहा था कि सॉलिड्स के केस में अलग अलग गैसेस का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस था, अलग अलग सॉलिड इन लिक्विड जब हमने बोला था तो हमने कहा था कि कभी कुछ तो एंडोथर्मिक होते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक होते हैं। तो उनका जो है डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या ज़्यादा होगा, एज पर द नेचर ऑफ रिएक्शन प्रोसेस, वेदर इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर और एंडोथर्मिक इन नेचर। बट देन ऑलवेज gas in liquid, the dissolution of gas in liquid is an exothermic process। कैसा प्रोसेस होता है ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि जब भी आपने गैस को किसी सॉल्वेंट के अंदर डाला, ठीक है, तो सोल्यूशन बना। गैस को हमने किसके अंदर डाला? सॉल्वेंट के अंदर डाला, सोल्यूशन बना, पर साथ में क्या लिबरेट हुई? हीट। हीट लिबरेट हुई तभी एक्सोथर्मिक है। अब हीट कहाँ है? प्रोडक्ट में है। हीट को कट आउट करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? रिएक्टेंट में आना पड़ेगा, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? सोल्यूशन बनेगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी ना, जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब हमेशा अगर आप गैसेस, देखो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं सारे जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, 1 मार्क में पूछ सकता है व्हाट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, व्हाट हैपन टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो आपको क्या बताना होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी भी गैस की किसी लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। Is this clear? Although there are certain exceptions to this, ठीक है, आप उस एक्सेप्शन को अलग से नोट कर लीजिए। एक्सेप्शन यहाँ पर है जो गैसेस स्पेरेंगली सोल्यूबल होती हैं, मतलब जो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होती, सच दैट हाइड्रोजन एंड सम ऑफ द इनर्ट गैसेस, उनकी वाटर में सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है और उन वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक्सेप्शंस नोट कर लीजिएगा आप, हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेस। डन। देन अच्छा यही वो पॉइंट है। अगर अब से जैसे मैं सपोज इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हाई इज एक्वाटिक लाइफ मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर? गर्मियों में और सर्दियों में कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में से एक्वाटिक लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होती है? कहाँ होती है? कोल्ड वाटर में होती है, क्योंकि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कम है तो गैस की सॉल्युबिलिटी वहाँ ज़्यादा है। टेम्परेचर कम है तो ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उनको ब्रीथ करने के लिए। पर जैसे जैसे वाटर क्या होता जाएगा? हॉट होता जाएगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी, मतलब पानी में से ऑक्सीजन बाहर आने लग जाएगी और एक्वाटिक लाइफ को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर बहुत गर्मी होती है तो जो सरफेस होती है वो एक्वाटिक लाइफ सरफेस पे नहीं रहती, क्योंकि सरफेस
सरफेस वाटर हीट हो जाता है तो वो कहाँ चली जाती है, पानी के बॉटम में चली जाती है, क्योंकि जितना नीचे जाएगी उतना ज़्यादा पानी ठंडा होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है प्रेशर। अब आप बताओ कि क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे। हम जानते हैं कि प्रेशर का लिक्विड्स पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, पर गैस प्रेशर एक दूसरे पर काफ़ी रिलेटेड हैं। जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करते हो गैसेस के पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे ये 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लिक्विड है कोई सॉल्वेंट, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक, गैस के पार्टिकल्स हैं, और ये एक दूसरे के साथ हमने यहाँ पे एक वेट डाला हुआ है, और ये इसकी ये सरफेस है। अब गैस के पार्टिकल इसके साथ डिफ्यूज़ होंगे और मिक्स होते रहेंगे, ठीक है, इसके पार्टिकल्स इसकी सरफेस पे कोलाइड करेंगे और मिक्स होते रहेंगे। बट यहाँ पर जैसे सपोज ये गैस थी, हमने यहाँ पे वेट बढ़ा दिया, 2-3 वेट डाल दिए, तो मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो पास आ गए। जितना ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स पास आएंगे वो उतना ज़्यादा हिट करेंगे किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, और उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो बात है, ये जो प्रूफ है, ये दिया था हेनरी ने। किसने दिया था, हेनरी ने। इसे कहा जाता है हेनरीज लॉ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हेनरीज लॉ, स्टेट हेनरी लॉ ऐसे करके आ जाता है। तो यहाँ पर हमने बोला क्या, बहुत सिंपल सी हमने बात कही है कि मास ऑफ द गैस जो है, कितनी गैस डिजॉल्व होगी किसी सॉल्वेंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रेशर के। मास ऑफ द गैस किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, डायरेक्टली रहेगी प्रेशर के। बट देन डाल्टन वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज वर्किंग साइड बाय साइड। तो डाल्टन ने क्या बोला, उसने कहा हम यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी मतलब कितनी गैस डिजॉल्व हुई है, उसको मास की टर्म में नहीं लेंगे, मास नहीं बोलेंगे गैस का कि इतना मास डिजॉल्व हुआ है। इनफैक्ट उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कितनी गैस डिजॉल्व हुई है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे काई, मोल फ्रैक्शन। क्या यूज़ करेंगे, काई यूज़ करेंगे, मोल फ्रैक्शन। बात अभी भी वही है, गैस पे हम जितना प्रेशर लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी के। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा हमने यही कहा ना, जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी को मेजर, सॉल्युबिलिटी मतलब कितनी गैस डिजॉल्व हुई है, कितना मास गैस का डिजॉल्व हुआ है, उसको मास की टर्म्स में ना देखकर उसको हम किसकी टर्म्स में देखेंगे, मोल फ्रैक्शन की टर्म में, ठीक है। तो इसने बोला अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक गैस ना हो, यहाँ पे 2-3 अलग अलग गैसेज हो, तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सॉल्युबिलिटी के, यानी कि मोल फ्रैक्शन के, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो कॉमनली यूज स्टेटमेंट हेनरी लॉ की बन जाती है, वो है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस। वेपर फेस की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर सारी वेपर्स हैं। वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। इस डेफिनेशन को बाय हार्ट लर्न करना है, नींद में भी पूछे तो आप बता पाओ। क्या बोला हमने, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो P पार्शियल प्रेशर है गैस का, और X क्या है, उस गैस की सॉल्युबिलिटी है। पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कुछ तो डालना पड़ेगा। तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट डालते हैं। तो जैसे कि हम हर बार कांस्टेंट किसके बेसिस पर देते हैं, जिसने लॉ दिया होता है। तो ये K कांस्टेंट है, K के नीचे H हेनरी कांस्टेंट, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ये हेनरी का कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट। P इज इक्वल टू KH इंटू X। कभी स्टेटमेंट भी भूल गए तो कम से कम इस फॉर्मूले को तो लिख देना, P इज इक्वल टू KH इंटू X, जहाँ P पार्शियल प्रेशर है, X आपका मोल फ्रैक्शन है जो आपको सॉल्युबिलिटी बताता है, और K कांस्टेंट है जो कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, मैंने आपको बताया था ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है मोर,
ठीक है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर है, बट साथ ही साथ इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन जाता है। और वो जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जैसे कि अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ KH हाई, अगर KH की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो, हाई कर देते हो, तो सॉल्युबिलिटी को क्या होगा। मान लो उसने प्रेशर तो चेंज किया नहीं, ठीक है, प्रेशर फिक्स है, P इज इक्वल टू KH/X, प्रेशर चेंज नहीं किया, उसने कहा हमने KH बढ़ाया है। अब KH बढ़ाया तो X को क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो जितना ये ज़्यादा है उतना ये कम होना पड़ेगा। तो अगर KH किसी का ज़्यादा है इसका मतलब उसका X क्या होगा, डिक्रीज होगा। KH अगर इंक्रीज होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी अगर हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे मैंने ये बोला मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, टेबल देखो दे रखा है एक बुक में आपको, ऑक्सीजन गैस है और उसका KH कितना है 34.86, और नाइट्रोजन गैस है और उसका KH है आपके पास हमारे पास है ये 46.82, सपोज ये KH की वैल्यूज़ है। तो बताओ इसका KH कम है और इसका KH ज़्यादा है, नाइट्रोजन का KH ज़्यादा है, तो दोनों में से ज़्यादा सॉल्युबल गैस कौन सी है, जिसका KH ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली पानी में ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, ऑक्सीजन है, क्योंकि उसके KH की वैल्यू कम है। समझ रहे हो आप, वो जो टेबल दे रखा है आप उस टेबल से कंपेयर कर सकते हो अलग अलग गैसेस की सॉल्युबिलिटी, जिसका KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम है। और ये बहुत अच्छी बात है कि नाइट्रोजन का KH ज़्यादा है। अगर नाइट्रोजन की KH की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती तो वाटर में ऑक्सीजन कम रहती और नाइट्रोजन ज़्यादा रहती, एक्वाटिक लाइफ को ब्रीथ करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती। ठीक है, तो फर्स्ट आप ये लर्न रखिएगा कि मोर इज द वैल्यू ऑफ KH, लेसर इज द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है कि सपोज हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, आई एम सॉरी आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर यहाँ पर KH को या सॉल्युबिलिटी को क्या होगा। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो जो KH है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज होती है। इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ KH विल ऑल्सो इंक्रीज, दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी विल हैव टू बी डिक्रीज। ये तो हमने पीछे बोला ही था। इनफैक्ट आप KH को निकाल सकते हो, तीनों को रिलेट कर सकते हो। हमने बोला था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं गैसेस का जो डिसोल्यूशन है वो कैसा प्रोसेस है नेचर में, एक्सोथर्मिक है। गैसेस का डिसोल्यूशन लिक्विड्स में एक्सोथर्मिक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। अगर सॉल्युबिलिटी कम है तो KH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन तीनों को यूज़ कर कर भी 1 मार्क का कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मतलब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल पोर्शन पर। न्यूमेरिकल्स, ठीक, हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। तो अच्छा, पहले तो एक जो बुक में ही आपको सॉल्व क्वेश्चन दे रखा है आप उसी को देखें। इसी के नीचे यहाँ जो ये टॉपिक ख़त्म होता है, जहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट वाला टॉपिक लिखा होगा, ख़त्म हो रहा होगा, उसके नीचे एक न्यूमेरिकल दे रखा है। कह रहा है N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पे N2 गैस को हमने बबल की है। हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर। कितने मिलीमोल N2 गैस 1 लीटर में डिजॉल्व होगी। ठीक है, एट 0.987 बार जो है पार्शियल प्रेशर दे रखा है और हेनरी कांस्टेंट आपको दे रखा है किसका, N2 गैस का हेनरी कांस्टेंट आपको दे रखा है 76.48 किलो बार। दिस इज गिवन। ठीक है, ये K बार का मतलब है किलो बार, किलो बार मतलब 10⁻³ लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, बस इतनी सी बात है। तो बस उसने ये पूछा कितने मिलीमोल्स N2 के मोल्स निकालने हैं आपको। क्या निकालना है आपको, N2 के मोल्स। अब उसने प्रेशर की बात बोली, KH की बात बोली, तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर है, हेनरी लॉ कांस्टेंट के ऊपर है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है, P इज इक्वल टू KH/X है। ठीक है, किसके ऊपर है ये, P इज इक्वल टू KH/X। ठीक, अब P कितना दिया है उसने, पार्शियल प्रेशर 0.987 बार दे दिया। ठीक है, KH कितना दे दिया 76.48।
किलोबार, किलोबार मतलब 10⁻³ आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक। x क्या है? मोल फ्रैक्शन, किसका? नाइट्रोजन का। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो दूसरा यहाँ पे क्या है? N2 का सोल्यूशन, N2 गैस का सोल्यूशन किस में बना होगा? वाटर में बना होगा। उसने कहा है बबल थ्रू वाटर, तो N2 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे? वाटर के। अब यहाँ वाटर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? 1 लीटर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब वाटर के मोल्स नहीं दिए हो, 1 लीटर दिया हो, तो वाटर के मोल्स आप कितने ले लोगे? 55.5। बस अब तो इसको सॉल्व करना है। 0.987, 76.4, ये हो गया NH2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे वाटर के मोल्स कितने आएंगे? 55.5। सब कुछ है, बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिसिंग है। अच्छा, इस केस में यहाँ जो नीचे नाइट्रोजन प्लस H2 है, अब तुम देख सकते हो कि नाइट्रोजन के मिलीमोल पूछे हैं, वाटर कितना मोल्स प्रेजेंट है? 55.5। तो नाइट्रोजन के मिलीमोल्स उसने पूछे हैं, मतलब नाइट्रोजन की जो भी वैल्यू आएगी वो 10⁻³ में आएगी, मिलीमोल, यानी 0.00 समथिंग होगा। तो ये 55.5 से इतना कम है कि तुम अगर इसको ऐड भी करोगे तो भी आंसर कितना रहेगा? अप्रॉक्सीमेटली 55.5। तो यहाँ पे नीचे जब आप ऐड करोगे N2 प्लस H2O, तो आप H2O को इग्नोर कर सकते हो, समझ रहे हो? अपनी N2 को इग्नोर कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। N2 के मोल्स को, नाइट्रोजन गैस के मोल्स को यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हो। तो सॉल्व करोगे, आंसर आ ही जाएगा। और सॉल्विंग तो तुम्हें आनी चाहिए, इट्स मैथमेटिक्स नॉट केमिस्ट्री। देन एक और हम न्यूमेरिकल की यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जैसे हमने लिया, कह रहा है कि एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, पूछा है एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव द सॉल्युबिलिटी ऑफ, ऑक्सीजन विल हैव द सॉल्युबिलिटी ऑफ, दिया है आपको यहाँ पर 0.05 ग्राम पर लीटर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको दे रही हूँ, ये कह रहा है एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव द सॉल्युबिलिटी ऑफ 0.05 ग्राम पर लीटर इन वाटर एट 293 केल्विन। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन हैज़ बीन गिवन एट 34.86 किलोबार, ठीक है। एंड एज्यूम द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन टू बी सेम एज दैट ऑफ द सल्यूट एंड सॉल्वेंट की सेम है, सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट की। अब उसने आपसे पूछा है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर हेनरी लॉ P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। पार्शियल प्रेशर मुझे नहीं पता, पर मुझे हेनरी लॉ पता है 34.86 किलोबार, किलो मतलब 10⁻³ x मोल फ्रैक्शन। यू डोंट नो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन हियर, बट देन उसने क्या दिया है? 0.05 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है? 0.05। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास ग्राम आ गए ऑक्सीजन के। आपके पास ऑक्सीजन के अगर ग्राम्स आ गए तो क्या आप ऑक्सीजन के मोल्स नहीं निकाल सकते गिवन मास अपॉन मोलर मास करके? देख रहे हो जो हमने पीछे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन करी हैं उनका एक्चुअली में यहाँ यूज है, सब कॉन्टिन्यूटी में। आपको 0.05 ग्राम मिल गया। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस 32 होती है, 32 उसका मोलर मास, तो 0.05 को 32 से डिवाइड करो। आपको किसके मोल्स मिल गए? आपको ऑक्सीजन के मोल्स मिल गए। वाटर 1 लीटर की बात कर रहा है, तो 1 लीटर के वाटर के मोल्स के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, तो आपको कितना लेके चलना है? 55.5 लेके चलना है। ऑक्सीजन के आपने निकाल लिए, तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा आपको। कैसे? ऑक्सीजन के मोल्स अपॉन ऑक्सीजन के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। अब पार्शियल प्रेशर सॉल्व कर लो, just solve it for partial pressure then. Is this clear? Then solve करना इन सब questions को, the numericals which I am leaving incomplete. इसका आंसर आएगा 0.98 बार। ये जो अभी क्वेश्चन किया है इसका आंसर आएगा 0.98 बार। मैच कर लेना, ठीक है, आपका आ रहा है ये आंसर के नहीं? 0.98 बार। एक और करेंगे आज का लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर आप लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अच्छा क्वेश्चन है, इन रेशियो 1:4, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन रेशियो 1:4। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटीज, ठीक है। आपको इनकी सॉल्युबिलिटीज की रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ
solubilities in terms of mole fraction. Obviously क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो हमें पता है कि हम solubility किसकी टर्म्स में निकाल सकते हैं. अभी तक हम सिर्फ मोल फ्रैक्शन ही तो पढ़ा है हमने. solubility का मतलब ही हेनरी लॉ में क्या है, मोल फ्रैक्शन है. तो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में मतलब रेशियो ऑफ आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शंस निकालना है. ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन अपॉन नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन. ठीक है. और उसने दोनों के हेनरी कांस्टेंट दे दिए. हेनरी कांस्टेंट दे दिया उसने ऑक्सीजन का, यहाँ पर दिया है आपको 3.3 इंटू 10⁻7 टोर, प्रेशर के यूनिट चेंज करें हैं. और नाइट्रोजन का दिया है आपको 6.6 इंटू 10⁻7 टोर, प्रेशर के यूनिट्स यहाँ पर भी सेम रखे हैं, टोर लिया दोनों में. तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी. आपको क्या दिया है यहाँ पर, कह रहा है कि O2 और N2 की रेशियो 1:4 है. ठीक है. अब हमको इनका रेशियो निकालने के लिए पहले हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, P = KH × X. X की रेशियो निकालनी है, KH हमारे पास है, तो अब हमको जो चाहिए बाद वो क्या है, P चाहिए, प्रेशर चाहिए. उसने बोला 1:4 के फॉर्म में प्रेजेंट है एयर में. तो एयर का जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 बार होता है. तो O2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा. O2 कितने पार्ट है, 1 पार्ट. टोटल पार्ट कितने हैं, 1:4 है. टोटल पार्ट कितने हैं, यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं. तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 1/5 इंटू 1 बार. ये आ गया O2 का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर. सिमिलरली अगर आप बात करोगे नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर की, नाइट्रोजन कितना पार्ट्स प्रेजेंट है, 4 पार्ट प्रेशर प्रेजेंट है. तो 4/5 इंटू 1 बार नाइट्रोजन का प्रेशर. दोनों का पार्शियल प्रेशर आपको मिल गया. ठीक है. अब 2 इक्वेशंस बनाओ आप. ठीक है. एक बार आप लो ऑक्सीजन के लिए P KH × X. एक बार आप लो किसके लिए लो, ऑक्सीजन के लिए लो, और एक बार आप लो नाइट्रोजन के लिए KH × X. ऑक्सीजन का P कितना अभी हमने निकाला, 1/5. K कितना दे रखा है उसका, यहाँ पे दे रखा है K 3.3 इंटू 10⁻7. सिमिलरली X, हमें अभी X की रेशियो चाहिए, उसको एज इट इज रहने देते हैं. यहाँ पे हमने इसका P कितना निकाला, 4/5, और KH कितना दे रखा है, 6.6 इंटू 10⁻7. और X जो है वो हम इसको एज इट इज रख देते हैं. ये X O2 का लिख देते हैं, ये X किसका लिख देते हैं, N2 का. इन दोनों को डिवाइड करो. इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 5 से कटेगा, 3.37, 6.6, 10⁻7 से 10⁻7 कटेगा, 3.3, 6.6 डबल हो जाएगा. ठीक है. तो 2 पे चला जाएगा. तो ओवरऑल यहाँ पर जो आपको दोनों को डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा, X और O2 और मोल फ्रैक्शन दोनों का जो रेशियो मिलेगा वो आ जाएगा 1:2. आंसर सॉल्व कर लेना आप इसको. ठीक है. एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. आपका होमवर्क अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है.